जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसको लेके पुलिस को आज ये बोलना पड़ा कि हमें भी लगती है, हमें भी दर्द होता है। दिल्ली पुलिस कहती है कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को लेस पेन हो रही है। बिहाइंड एवरी बैच भी एक बीटिंग हार्ट है, एक फैमिली है, एक प्रॉमिस टू सर्व है। सीइंग ऑन ड्यूटी पुलिस पर्सनल असॉल्टेड इज डीपली डिस्टर्बिंग, क्योंकि बहुत बात हो चुकी है क्या पुलिस ने ज्यादती करी, क्या पुलिस ने वहां पे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा, कुछ लोग कह रहे हैं मॉब था मारा गया। पर ये पूरी सिचुएशन और से और एक्सप्लोसिव होती जा रही है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में पहलगाम के बाद पहला टेरर अटैक जिसको माना जा रहा है हुआ है, जहां पे एक पुलिस कांस्टेबल के ऊपर हमला भी हुआ और अनफॉर्चुनेटली उनकी जान भी चली गई। तो दिल्ली टू कश्मीर दोनों पुलिसिंग को लेके डिस्कस करने के लिए हमारे पास डीजीपी एसपी वैद जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, जो इस पूरे मसले पे आएंगे, बताएंगे क्या हो रहा है और पुलिस को भी क्या करना चाहिए। सर, मैं एक आपकी अनुमति से फोटो और डालूंगा जो बहुत ट्रैजिक फोटोग्राफ है, जहां पे सर्विंग पुलिस ऑफिसर कहा जा रहा है शी वाज आल्सो प्रेग्नेंट और बहुत गंभीर स्थिति है सर। तो सर ये क्या चल रहा है? डू यू सी, आपने तो इतने प्रोटेस्ट देखे हैं, पहले ये जो जंतर मंतर में हो रहा है ये प्रोटेस्ट को आप देख कैसे रहे हैं? इज इट स्टूडेंट प्रोटेस्ट या ये पूरा उग्र हो चुका है और वो इशू खत्म होके पूरा टेक ओवर हो चुका है, जैसे बहुत बारी टेक ओवर हो जाते हैं प्रोटेस्ट? नमस्कार ईशकान जी, आपको और आपके दर्शकों को। देखिए, जो दिल्ली में हो रहा है, मैं 2-3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा था। इट इज नो मोर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट। देखिए, स्टूडेंट्स का इशू था, उसके साथ सारे देश की सहानुभूति है, मेरी और आपकी भी है। मेरे ख्याल हाईएस्ट जुडिशरी की है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कल ही या आज सवेरे ट्वीट किया, मैंने उनका देखा कि मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि जो लोग इसमें मुलविस थे पेपर लीकेज में, उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी फैसला हो। एंड आई थिंक होल नेशन स्टैंड्स विद द प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस। कोई दूसरा इसमें राय हो नहीं सकता। और जहां तक सवाल है, देखिए उसमें इन्होंने डिमांड किया कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन हो। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आपको याद होगा, जब यूजीसी वाला इशू बना, लोग पीपल वर नॉट हैप्पी विद हिम। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, पीपल वर नॉट हैप्पी विद व्हाट ही डिड। और लेकिन ये मसला सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन का नहीं है। देखिए, अब कल डिमांड हो रही थी जी, उनके साथ अमित शाह का रेजिग्नेशन होना चाहिए, होम मिनिस्टर साहब रिजाइन करें। अब आज डिमांड हो रही है कि मोदी जी का रिजाइन। तो आप इससे एक पैटर्न समझिए। इट इज बीइंग ऑर्केस्ट्रेटेड विद फोर्सेस नॉट सीन ऑन द सीन ऑफ क्राइम बेसिकली। अब देखिए, आज आज मैं आपकी और आपके दर्शकों के नोटिस में लाना चाहूंगा, आपने पन्नू का स्टेटमेंट देखा होगा। पन्नू का स्टेटमेंट देखा होगा अमेरिका से, कि हम $100 मिलियन इस एजिटेशन के लिए देते हैं। तो ये सारा दिखाता है कि किस तरह से अमेरिका की डीप स्टेट और आपका ये जो दिप्ते नाम का जो बंदा है, जो इसको काकरोच पार्टी का सो कॉल्ड प्रेसिडेंट, ये काफी, मैं देख रहा था, बहुत सालों से यूएसए में था। और ये पहले केजरीवाल की जो पार्टी है उसका मीडिया हैंडलर होता था। तो ये वहां इतने साल क्या कर रहा था, और व्हाट इज द गारंटी कि वहां ही वाज नॉट कंटेक्टेड बाय सीआईए एंड ये सारा प्लान किया गया। आपने देखा किस तरह से जब ये सारा पिछले 20 दिन से बैठा था, ये आया था ना 4-5 तारीख को, तो इसको तो एयरपोर्ट पे ही दे दी थी जो परमिशन है प्रोटेस्ट करने की। इतना जर्नलिस्ट तो कोई पुलिस होती नहीं जो दिल्ली पुलिस ने किया। तो उसके बाद ये वहां बैठ गया, और आपने देखा जब ये सारा बवाल होने लगा 2 दिन पहले, तो फिर केजरीवाल जी ने ऑन किया। उससे लगता है कि केजरीवाल की ही ये सारा बेसिकली, क्योंकि उसी का बंदा था, उसी को ये सारे बाहर की जो फोर्सेस मैं बता रहा हूं, तो ये केजरीवाल जी ने इसको ओन करने की कोशिश की। देखा कि अब ये बड़ा हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो दीप के ही वो ना बन जाए, मैं इसका श्रेय लूं। इसके बाद आपने देखा राहुल गांधी जी को लगा
कि ये सारा क्रेडिट जो है ले गया केजरीवाल, तो राहुल गांधी पहुंच गए खरगे जी को और अपनी बहन को लेके वहाँ प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस, एंड जो खुद एक एसपीजी प्रोटेक्टेड रहा हो और अपने घर में तीन तीन प्राइम मिनिस्टर रहे हो, उसको पता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है प्राइम मिनिस्टर की, उसकी क्या हम सेंसिटिविटीज होती हैं, और वहाँ ये जो अपने बंदे लेके वहां प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं, विच इज, मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब देखिए ये पैटर्न देखिए। उसके बाद अखिलेश कूद पड़ते हैं, आपने देखा अखिलेश, उनको लगा कि राहुल गांधी, और उन्होंने पार्लियामेंट में बोला अखिलेश ने कि देखो ये बीजेपी और कांग्रेस की आपस में साझेदारी है और स्टूडेंट्स का मैटर है, तो हम सभी इफेक्टेड हैं, तो मैं भी इसमें हूं। तो एवरीबडी, आप देखिए हाउ पॉलिटिशियंस एंड इवन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वो सारी यहां इकट्ठी हो रही हैं। तो ये एक पैटर्न दिखाता है। और इसमें देखिए इसमें चाहे अमेरिका की डीप स्टेट हो, चाहे इसके पीछे आपका चाइना का साथ हो, क्योंकि चाइना तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग हैं ही। आप देखिए कल से ऑर्डर हो रहा है खाने का, जिसकी पेमेंट कौन कर रहा है? बांग्लादेश से, और फिर वहां से क्या नाम है, कतर से। अरे भाई, एजिटेशन दिल्ली में हो रही है, और उनके एक एक जो है ये जो खाना जा रहा है 100 रुपए का, तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया सर। ये आपको मतलब एक टाइम का खाना सिर्फ, तो इस तरह का डिनर भी होगा तो वो भी होगा। तो ये कतर से पेमेंट क्यों हो रही है और बांग्लादेश से? तो मैं जो पॉइंट कह रहा हूं कि इंटरनेशनल फोर्सेस, दे डू नॉट वांट बेसिकली मोदी टू कंटिन्यू। ये अल्टीमेटली इनकी इंटेंशंस निकल आई ना। वो आज बोलता है जी मोदी जी के हटने से होगा ये मसला। अच्छा, वो बोलता है पन्नू कि सिर्फ मोदी के हटने से नहीं, देश के टुकड़े होने चाहिए। अब आप साजिश देखिए, इंटरनेशनल फोर्सेस किस तरह से इसको, और इसमें स्टूडेंट्स इस वक्त नहीं है। जो देखो इशू था, पेपर लीक हुआ, पेपर सरकार ने इमीडिएटली कैंसिल किया, नया डेट रखी, पेपर हुआ, उसके बाद उसका एग्जाम हुआ, उन सब का रिजल्ट निकला, और आप आपने देखा वो सारे इस वक्त काउंसलिंग में लगे हुए हैं, अपने कैरियर के साथ लगे हुए हैं। या कोई चेन्नई में है, कोई बेंगलोर में है, कोई कलकत्ता में, गुवाहाटी में है, तो सारे लोग अपने अपने लगे हुए काउंसलिंग में। तो स्टूडेंट्स तो है नहीं। ये दीपके कौन सा स्टूडेंट है भाई, ये जो लीड कर रहा है? इसने क्या एग्जाम दिया? या अच्छा, ये पॉलिटिशियन तो एनकैश करना चाहते हैं, ये तो सारे एंटी मोदी मोदी हेटर्स हैं। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो देखते हैं कि भारत की जिस तरह से तरक्की हो रही है, जिस तरह से डिफेंस प्रोडक्शन में भारत खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना की मार्केट जीरो करके आगे बढ़ रहा है डिफेंस में, क्योंकि बिकॉज आपकी जो आउटपुट रही वहां, जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल और सारे कंट्रीज आपसे ब्रह्मोस मांग रहे हैं, आकाश तीर मांग रहे हैं, ये सारे तो, और जिस तरह से आपका जीडीपी बढ़ रहा है, जिस तरह से आप स्पेस में तरक्की कर रहे हो, जिस तरह से आप डिफरेंट टेक्नोलॉजी का, आपने देखा किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी में हमने ब्रेक थ्रू लाई, जो आज तक कोई कंट्री नहीं ला पाया। इस तरह की मैं बहुत सारी लिस्ट कर सकता हूँ। तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा बहुत सारों से, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, चाहे आपके नेबरहुड के कंट्री हो, उनसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये सब का कारण कौन है? मोदी। उसको कैसे हटाया जाए? तो आप इलेक्शन से तो हटा नहीं पा रहे, लोग तो वोट दे रहे हैं। तो आप इस तरह की अराजकता, जो आप सोचते हो कि इस पैसे से हम, जिस तरह बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में हुआ, तो हम यहाँ मल्टीपल इस तरह के करें और किसी तरह से गवर्नमेंट गिर जाए। ये जो प्राइम मिनिस्टर घर के बाहर हुआ, तो आप चाहते हो जिस तरह वहां प्राइम मिनिस्टर का बांग्लादेश में घर लूटा गया शेख हसीना का, वैसा ही आपने क्राउड अंदर ले जाना चाहते हो। ये राहुल गांधी ये चाहते थे। और वहां भी के लोग यहाँ पे आ जाएं, इट वाज ओपन कॉल के, जैसे वो पाकिस्तान में हुआ, वो जनरल हेडक्वार्टर में घुसना है, उसने दिया ना कहा जितने देशभक्त आ जाओ, कोई नहीं आया कोई नहीं। वो तो चलो दैट इज गुड सेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन इसने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। राहुल गांधी ने बुलाया लोगों को, अब लोग नहीं आए, तो ये भी वही चाहते थे, तो ताकि वैसे ही लूटा जाए प्राइम मिनिस्टर का घर। और अगर इमेजिन करो उसमें कोई सुइसाइड बॉम्बर घुस जाए या कोई ड्रोन लेके आ जाए,
आजकल प्रोजेक्टाइल का जमाना है, और पीएम का, ही इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 140 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर है। तो उनको अगर आप ठोक दो तो इमेजिन, अराजकता तो फैल ही गई। तो ये सारे राइटर्स हैं, ये सारे अराजकता फैलाने वाले हैं, ये जो आए हैं वहां क्या नाम है इसका, जंतर मंतर में। और आप देखिए जिस तरह से पुलिस के साथ कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने किया पुलिस की हालत। और जैसे आप इस लेडी का दिखा रहे थे, लेडी कांस्टेबल का, बेचारी प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा, अब डॉक्टर्स कहते हैं दे कैन नॉट सेव हिम। अब हालत देखिए, अब वर्दी पहने, और मैंने ये देखा है ना जम्मू कश्मीर में हजारों मेरे कांस्टेबल, हजारों, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा। जब ये हुआ, बुरहान बानी हुआ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं डीजीपी था, एक एक दिन में 50 से 60 जगह पर पत्थरबाजी होती थी, और एक एक जगह पे हजार हजार का हजूम होता था। और वो क्या पत्थरबाजी करते, उसमें फौजी, सीआरपी, पुलिस, कई कई तो जिंदगी के लिए पैरालाइज, क्योंकि यहां पत्थर लगा, आपका पैरालिसिस हो गया। तो ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस में, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के साथ उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अंदर वही दिल, मैंने वर्दी पहनी इसका मतलब नहीं कि मेरा दिल नहीं धड़कता है। सर जो मैं ये वीडियो डालूंगा, ये एक दिल्ली पुलिस के एसीपी, जैसे आप बता रहे थे बुरहान वानी के समय जो हालत हुई, ये दिल्ली पुलिस के एसीपी हैं सर, ये भी तो एग्जाम दे के आए हैं। हाँ, इधर ये उधर आरएएफ, मतलब एक साथ किस तरह चल रहा हो रहा है भाई। एसीपी है, एक तरफ आरएएफ है। तो जैसे आपने बुरहान वानी में तो आपने डील किया है सर कैसे इसको डील किया जाए? वहां पे तो चलो बॉर्डर है, टेररिस्ट है, पूरी पॉपुलेशन आपकी एक सेंसिटिविटी है, प्रॉब्लम है, घरों में सपोर्ट है। यहाँ पे तो वो वाली स्थिति नहीं है, उतनी खराब नहीं है। बट अगर एसीपी सेफ नहीं है, महिला पुलिस ऑफिसर या जो भी सेफ नहीं है, आरएएफ के सेफ नहीं है। और मैं एक और डेंजर बता दूं सर, लोग इंस्टाग्राम से फोटो निकाल के, एड्रेस निकाल के, लोकेशन निकाल के डाल रहे हैं ऑफिसर्स की, जो उनके पर्सनल अकाउंट्स हैं, कि यहाँ रहते हैं और उसको वायरल कर रहे हैं। आपको क्या पता कौन देख रहा है? आप उनको छोड़ो, आप उनके पूरे परिवारों को डेंजर में डाल रहे हो। इनफैक्ट ये मैंने कश्मीर में भी फेस किया, अगर आपको याद होगा, वहां भी इनफैक्ट एक डिप्टी एसपी था जो वहां जामिया मस्जिद है डाउनटाउन में, उसको लिंच कर दिया, लिंच करके मार दिया उसको, बेचारे को इन्होंने, सारे मॉब ने पकड़ा। और वहां चूंकि उसकी मदद के लिए पुलिस तब तक पहुंच नहीं पाई, 2-4 लोग थे, वो हजारों का हजूम था, उसको इन्होंने मस्जिद के बाहर पीट पीट के मार दिया। मुझे आज उसका बेचारे का नाम नहीं याद आ रहा है। आई वॉज द डीजीपी एट दैट टाइम, आई फेल्ट वेरी बैड। और ये एसीपी, ये इंसान माँ बाप का बच्चा नहीं है जो एसीपी दिल्ली में है। अब एक सीनियर अफसर को आप इस तरह से मैन हैंडल कर रहे हो। और इन्होंने देखिए ऐसा है कि ऐसे जो अनलॉफुल असेंबली होती है उसको पहले डिक्लेयर करना चाहिए कि नाउ इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनलॉफुल, और उसके बाद जो हमारी एक ड्रिल है वो फॉलो करनी चाहिए। उसमें पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वाटर कैनन फेल हो जाए, टीयर गैस का इस्तेमाल किया, टीयर गैस फेल हो जाए तो बैटन चार्ज किया जाता है, बैटन चार्ज फेल हो जाए तो इवन पैलेट गन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हालांकि वो पैलेट गन की नौबत नहीं, मैं कश्मीर में हमें यूज करना पड़ा, बिकॉज गोली चलाने से पैलेट गन वॉज बेटर। गोली चलाने से मुझे 4 लोगों को मारना पड़ता था, उससे बेहतर है 4 लोगों को कोई पैलेट के निशान हो गए या किसी को आंख में लगी तो अंधा हो गया, लेकिन जान तो बची। तो भगवान की शुक्र है कि दिल्ली में उसकी नौबत नहीं आई। बट लाठीचार्ज से हो जाएगा सर अगर सीरियसली किया जाए तो। लेकिन ये इसको प्रॉपर ड्रिल के साथ करना चाहिए था। मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस ने शायद सोचा कि स्टूडेंट्स हैं, मैं इसकी बैकग्राउंड समझता हूँ कि हो सकता है इंस्ट्रक्शंस हो कि स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा वायलेंस नहीं हो, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर। स्टूडेंट्स आपके और हमारे बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे हैं, उनके साथ हम सभी सहानुभूति रखते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। एवरी वन, कोई एनी सेंसिबल पर्सन इन द कंट्री वांट्स ट्रांसपेरेंसी इन एग्जाम,
wants merit to prevail, और प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया कि इनको सजा मिलेगी जिन्होंने किया है, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, और जो लोग इसमें जो भी कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि हम कंप्यूटर बेस्ड 27 से जो भी टेस्ट होंगे कंप्यूटर बेस्ड डिजिटल एग्जाम्स होंगे, तो बहुत अच्छी बात। एनी टेक्नोलॉजी यू ब्रिंग, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, और इसमें फेयरनेस होना, हम सब उसके साथ हैं, मैं बच्चों के साथ हूं, आप भी बच्चों के साथ। लेकिन उसके अगर एनटीए इज द अथॉरिटी विच इज एक्चुअली कंडक्टिंग द टेस्ट, देयर चेयरमैन एंड मेंबर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल, नॉट द पॉलिटिकल। आप पॉलिटिशियंस को ठीक है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बात करते हैं, बट ये बात वहां रुकने वाली नहीं। ये बेसिकली रिजम चेंज के लिए किया जा रहा है। इट इज बेसिकली व्हाट यू सॉ इन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड श्रीलंका एंड नेपाल, वो चीजें करने की कोशिश की जा रही है, और ये बाहर से इंजीनियर हो रहा है। और इनकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है ईश्करण जी? जो एफसीआरए आ रहा है, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल जो है, वो आपने देखा किस तरह अमेरिका में दोनों पार्टियां, रूलिंग पार्टी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड दी बाइडन की जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो दोनों मिल गए। अब देखिए हालत, और वो भारत को, वो दे डोंट वांट कि इंडिया शुड गो अहेड विद दिस बिल। वही इंग्लैंड की पार्टी ये, तो इनको पेट में दर्द इसलिए हो रहा है। और ये सारे आपका जो सोनम वांगचुक है, इसने पिछली बार ले में करवाया, तो आपको मालूम है, इसका भी वहां इन्वेस्टिगेशन में निकला कि इसका फिर एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया गया, क्योंकि इसकी भी वो इंस्टीट्यूशन थी जहां फंडिंग आती थी। इसी तरह ये जो जितने भी लोग हैं, जो यहाँ पता नहीं 20,000 करोड़ एक एस्टिमेट के मुताबिक आता है इंडिया में, और ये सारे लोग उसका पूरा पैसे को इस्तेमाल करते हैं, कोई डेमोक्रेसी के नाम पर, कोई उसके नाम पर। तो ये सब इनका सबका धंधा पानी बंद हो जाएगा, हुक्का पानी बंद होने वाला है। जो एफसीआरए बिल जैसे ही, अब मुझे बहुत खुशी है, आज कल मैंने देखा राज्यसभा से पास हो गया, उसको मेरे ख्याल जल्दी से लॉ बना देना चाहिए, लोकसभा से पास करके इन सब की मैया मर जाएगी, ये जो सारे रिजम चेंज। जी, एक और है, मैं उसके बाद जम्मू कश्मीर पे सवाल जाने से पहले आज बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि पहले आई खबर कि एनएसए के अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर दे दी गई है दिल्ली पुलिस कमिश्नर को टू क्वेल सीजेपी प्रोटेस्ट। फिर एकदम से आर्टिकल शुरू हो गए कि ये सरकार तो रिवेंजफुल है, वेंजफुल है, प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट कर रही है। फिर दिल्ली पुलिस की क्लैरिफिकेशन भी आई कि भैया ये प्री एग्जिस्टिंग पावर है, दिल्ली के अंदर हर 3 महीने के अंदर इसको रिन्यू किया जाता है, कोई आज नहीं दे रहे। बट बी दैट एज इट मे, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन इज बेसिकली कि आप किसी को अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर ऑल दी प्रोसीजर कर सकते हैं। तो सर लोग अब दोनों तरफ की बातें हो रही, एक कह रहे हैं कि भाई जो रिंग लीडर्स हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल दो, कुछ लोग कह रहे हैं कि वैसे ही भ्रम फैल रहा है कि नई पावर दे दी गई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल करने से और आग भड़क जाती है। अब आपने ये डिसीजन बहुत बारी फेस किया होगा, कब यूज करनी है कब नहीं करनी है। तो सर क्या है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई पर्पस है दिल्ली की सिचुएशन में, या ये सिर्फ अब एक्सटेंशन ऑर्डर को ही सीजेपी वेपनाइज कर रहा है कि देखो हमारे अगेंस्ट ऑर्डर निकाल दिया है? तो किस तरह आप देखते हैं इसको? नहीं, मुझे लगता है जो दिल्ली पुलिस ने कहा वही सही है, और वही होता भी है। इट इज फ्रॉम टाइम टू टाइम इसको रिन्यू किया जाता है पावर। बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो नेचुरली ही डेलीगेट्स दिस पावर टू दी पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। तो ये उसी का एक नॉर्मल जो हर एक वक्फे के बाद किया जाता है। इट सो हैपेंड कि इट कोइंसाइडेड विद दिस सिचुएशन, तो ये होता है। जैसे आपने देखा होगा सेक्शन 44 हम लगाते थे, या 144 की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं 144 की, वो हम, आपने देखा होगा डीएम जो है वो टाइम टू टाइम रिस्ट्रिक्ट उसको रिन्यू करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे इलाकों में 144 की रिस्ट्रिक्शंस लगती थी उसको। ऐसे प्रोटेस्ट में क्या इसके यूजेज का कोई फायदा होता है, और या प्रोटेस्ट को और वो भड़का देता है? मतलब व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ एन ऑफिसर हु इज टू डिसाइड दिस? मैं बताता हूँ, उसमें ऐसा होता है कि आपको लगे कि somebody is posing a danger to the national security, posing a danger to the law and order, maintenance of law and order, posing threat to
सिविल जो मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल उसकी अराजकता फैलाने की वो इस तरह की स्थिति है। और उसके खिलाफ फिलहाल आपको कोई एविडेंस नहीं मिल रही रिगार्डिंग लेट्स से, जैसे आपने किसी के खिलाफ एफआईआर दी तो आपको जुड़ाने हैं तथ्य और कोर्ट में एविडेंस पेश करनी। तो जैसे किसी ने पत्थर मारा, इस लेडी कांस्टेबल की एग्जांपल ले लो ना, इट्स यू हैव ऑलमोस्ट किल्ड हर चाइल्ड, ठीक है, यू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट दैट पर्सन। अगर उसका वीडियोग्राफी हो जाएगी जिसने इस लेडी के साथ जो भी ये किया है उसके खिलाफ एफआईआर लगेगी और उसके एविडेंस सारी इकट्ठी करके कोर्ट में डाली जाएगी और उसको ट्राई किया जाएगा, जैसे फिर आप उसको आर्ग्यू करते हो और उसको सजा मिलेगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे यासीन मलिक वहां डाउनटाउन में प्रोटेस्ट कर रहा है एंड आई डू नॉट हैव sufficient evidence to proceed legally against him, but I am convinced that he is posing threat to the maintenance of law and order. So I request the district magistrate कि इसके खिलाफ ये मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, इसके बेसिस पे आप हमारे जम्मू कश्मीर में उसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट बोला जाता था, यहाँ नेशनल सिक्योरिटी, इट इज ऑलमोस्ट सेम, उसी की कॉपी है। वो सारी सेम है सर, कॉफी पोसा पीआईडी प्रिंसिपल तो सेम ही है तो उसमें उनको रिक्वेस्ट किया जाता था कि इसको डिटेन किया जाए और उसका फिर एक रिव्यू बोर्ड होता है हेडेड बाय ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और जो 3 months के अंदर अंदर उसको रिव्यू करता है और उसके बाद देन मैक्सिमम पीरियड जैसे आपने कहा 12 months का इसको दिया जाता है और उसको इट कैन बी इवन चैलेंज इवन आफ्टर द रिव्यू बोर्ड हेडेड बाय रिटायर्ड जज, जो पीएसए का जज बोर्ड होता है, उसके बाद भी पीपल फैमिली मेंबर्स और उसके जो होते हैं दे आर फ्री टू अप्रोच इवन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। तो यही चीज यहाँ भी है। तो मुझे लगता है ये अथॉरिटी, चूंकि मैजेस्टियल पावर इन द कमिश्नर सिस्टम लाइज विद द पुलिस कमिश्नर, so that is why he exercises, whereas in our system जहाँ डीएम और एसपी होते हैं तो एसपी डोजियर बना के भेजते हैं डीएम को और डीएम उसका वारंट इशू करता है and that is how we execute this warrant and then he is detained under the PSA or NSA whatever you call it। तो इस तरह यहाँ भी किया जाएगा। सर जंतर मंतर से अगर निकलते हो, मैं जो थ्रेट है ही है, पर जो एक दोबारा जम्मू कश्मीर में, क्योंकि इंडिया फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम मल्टीपल फ्रंट्स, अब जो अनंतनाग में टेरर अटैक हुआ है अमरनाथ यात्रा का, कहा जा रहा है पहलगाम के बाद पहली बारी हुआ है जिसमें हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी वाज किल्ड। तो सर क्या ये जो टेरर का पहलगाम के बाद अब दोबारा से ये एक बढ़ावती की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जब सबकी अटेंशन यहाँ पे है, बट जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की जो इंटरनल हालत है, बहुत लोग बता चुके हैं उसके बारे में, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पीओजे के सर। So do you feel this is the time where again the problem of terror has raised its ugly head in Jammu Kashmir and how to deal with it? ये सही है कि पहलगाम के बाद ये पहली बार उस अटैक हुआ है और डेयरिंग अटैक मैं कहूँगा, क्योंकि इट इज़ एन अटैक बाय द टेररिस्ट ऑन द पुलिस पार्टी। उसमें ये आशिक हुसैन कुरैशी हमारा अनफॉर्चुनेटली हेड कांस्टेबल था, ये बडगाम का रहने वाला था, आईआर बटालियन में पोस्टेड था और ये वहाँ यात्रा ड्यूटी पे, वहाँ इसकी नेचुरली वो जो अनंतनाग का बाजार है वहाँ से क्रॉस करती है ये यात्रा जो पहलगाम से जाती है, पहलगाम से पहले अनंतनाग आता है, वहाँ से क्रॉस करती, तो वहाँ ये रोड लाइनिंग भी लगती है, रूफ टॉप्स पे भी डिप्लॉयमेंट होती है ताकि किसी किस्म का अटैक ना हो। चूंकि वेदर खराब था इसलिए यात्रा स्थगित की गई, वेदर खराब था, अदरवाइज और ट्रेजिक होता अगर ये अटैक यात्रा पर हो जाता, और ऐसे अटैक पहले हुए हैं यात्रा पर, इनफैक्ट इवन मेरे टाइम पे मैं जब डीजीपी तो हुए, तो ऐसे अटैक यात्रा पर अगर हो जाता बहुत सारे यात्री जान खो बैठ सकते। लेकिन चूंकि वेदर 3-4 दिन से जम्मू कश्मीर में बहुत खराब है, पिछले 4 दिनों से बहुत बारिशें हो रही हैं, तो यहाँ इसलिए यात्रा को स्थगित किया गया है, इस वक्त यात्रा नहीं चल रही है। और वहाँ लेकिन थोड़ी डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी, पूरी नहीं थी, थोड़ी डिप्लीटेड स्ट्रेंथ में थी, तो इस पर टेररिस्ट ने जो कुकरनाग साइड से रास्ता आता है वहां से अनंतनाग की तरफ, उस पर इन्होंने वहां छोटी छोटी गलियां बाजार में, वहां उसका फायदा लेते हुए इसने अटैक किया है। और आपने देखा होगा वीडियो, वो हथियार जो है वो उसमें किसी चीज में उसने सफेद कलर का कोई शायद थैला है, उसमें उसने छुपा के लाया,
और वहां जब आया तो उसने इस पुलिस पार्टी पर हमला किया जिसमें आशिक हुसैन को ये गोली लगी। अनफॉर्चुनेटली ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड जब उसको मेडिकल कॉलेज लिया गया। तो ये बात ये दिखाता, देखिए ऐसा है, ऐसा नहीं है कि 100% टेररिज्म खत्म हो गया कश्मीर। ये अगर कोई ये सोचता है तो गलत सोचता है। अभी भी टेररिस्ट ऑपरेट करते हैं और हैं अंदर, ऐसा नहीं है। और साउथ कश्मीर में कुछ जगह पर उनकी प्रेजेंस है। इस तरह बाकी एस्टिमेट के मुताबिक कोई 30 बोलता है, कोई 40-50 बोलता है। इसी तरह जम्मू रीजन में भी 30-40 की खबर आती है, बट वो अंदर छुपे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफेंसिव पे थी। बट आई थिंक दे हैव टेकन क्या होता है कि 99 टाइम्स यू मे अवर्ट, 100 टाइम यू मे नॉट सक्सीड। तो ये सक्सीड हो जाता है कई बार। हो सकता है उस तरफ शायद चूंकि यात्रा नहीं थी, स्थगित की गई थी, इसलिए थोड़ा लैक्सिटी भी होती है, उतनी अलर्टनेस नहीं होती है। तो मुझे लगता है उसका फायदा लेकर इन्होंने हमला किया है और इस हमारे कांस्टेबल को मार दिया। तो ये कोई वो नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन मैं नहीं कहूंगा। बट यस, पुलिस को इसको ट्रैक डाउन, इन्होंने मेरे ख्याल 200 आदमी को उठाया है अभी तक, सस्पेक्ट्स को। बहुत जल्दी, जहां तक मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को जानता हूं, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा है। अब थोड़े ही दिनों में सुनेंगे कि ये ट्रैक डाउन हो गया और इसको भी एनकाउंटर में मार दिया गया। और आंसर भी वही है, इनको ढूंढ ढूंढ कर मारना ही आंसर है, क्योंकि ये जहां भी जाके छुपा होगा, आफ्टर ऑल किसने इसको पनाह दी? किसी ने तो पनाह दी ना, किसी ने तो इसको और ऐसे लोग हमारे बीच हैं जो इनकी मदद करते हैं। इसमें गलत होगा कोई कहे कि मदद नहीं करते हैं। तो ये इसको ट्रैक डाउन करके जिन जिन लोगों पर शक जाता है, जो 200 आदमी 300 आदमी उठाया है, उनसे पूछताछ करके पता चलेगा कि ये कहाँ से आया, किस रास्ते से आया, किसने इसकी मदद की। जब उसकी जूत परेड होगी तो बताएगा कि कहाँ गया है। तो ये पता जैसे ही चलेगा, आई थिंक JNK पुलिस इसको छोड़ेगी नहीं और सिक्योरिटी फोर्सेस और इंडियन आर्मी छोड़ेगी नहीं। इसको बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और पाकिस्तान के अंदरूनी हाथ तो आप जानते ही, आपके दर्शक जानते हैं, इतनी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन उनका यही कुछ लोगों की असेसमेंट है कि इतनी प्रिकेरियस हालत है अंदर की कि पाकिस्तान ऐसी स्थिति में अपने लोग, चूंकि सारे लोग उनसे बिखरना चाहते हैं, पाकिस्तान फौज के खिलाफ हो गए हैं, चाहे बलोचिस्तान हो, KPK हो, POJK हो। तो ऐसी स्थिति में लोगों को इकट्ठा करने के लिए, पाकिस्तान की एंटी इंडिया सेंटिमेंट खड़ा करने के लिए कोई खुरापात कर सकता है, जो पाकिस्तान की पुरानी हिस्ट्री रही है, चाहे वो 65 की जंग हो, 71 वॉर हो, वो ये हमेशा करता आया। तो इसलिए हमें अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। सर, मैं लास्ट क्वेश्चन POJ पे ही है। क्या आपको जो POJ की सिचुएशन है उसका आप क्या जम्मू कश्मीर में भी कोई असर लग रहा है, हो सकता है बोथ वेज के? क्या भारत सरकार को वहाँ कुछ मदद भेजनी चाहिए, बिल्कुल स्टैंड ऑफ रहना चाहिए? यहाँ की जनता वहाँ के बारे में क्या सोच रही है? बेसिकली जम्मू कश्मीर की लेंस से POJK में हो रहा है, उसका क्या कुछ भी असर आने वाला है या इट इज अ कम्प्लीटली सेपरेट इवेंट? देखिए, डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट इस तरह का दिखता नहीं है कोई JNK सिचुएशन पर। बट यस, POJK में अगर भारत सरकार समझती है, मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर उन्होंने उनकी खाना और दवाइयाँ बंद की हुई हैं, तो हम ह्यूमैनिटेरियन एड, तो हमने टर्की जैसे कंट्री, जो हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी दुश्मनी की, तो उसको भी आपने जब भूचाल आया तो ह्यूमैनिटेरियन एड दी। तो ये जो POJK के लोग हैं तो एरस्टाइल महाराजा की स्टेट के ही हैं। हालांकि इनका रोल बड़ा नेगेटिव रहा जब 47 में हिंदुओं को और सिखों को पाकिस्तान फौज ने मारा, तो ये लोग उसमें उन फौज के साथ ही दिया इन्होंने। तो उस वक्त कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया। और अगर ये कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये वहां जो जितने भी कैंप, ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान चलाता है, उन पर हमला करें ना, पहले उनको बंद करवाएं ना, तो तब लगे कि सिंसियरिटी है। और होम कमिंग करें, ये जो घर वापसी करें, तो बिल्कुल भारत ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट आई थिंक भारत को बहुत सारे पहलू देखने हैं। मुझे लगता है दिल्ली में दे मस्ट बी टॉइंग विद ऑल दी प्रोज एंड कॉन्स ऑप्शंस। तो एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इंडिया विल इंटरवीन व्हेनेवर दे फील इट इज रिक्वायर्ड।
लेकिन ह्यूमैनिटेरियन एड देने में मुझे नहीं लगता कोई खराबी है। अगर उनको रियल में खाने की किल्लतें हो रही हैं, मेडिसिन की किल्लतें हो रही हैं, तो हैं तो इंसान वो भी, उनको मदद करनी चाहिए। बाकी जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, कोशिश पाकिस्तान की डीप स्टेट इन्फिल्ट्रेशन की करती रहती है। अभी कुछ दिन पहले रजौरी पुंछ में इन्होंने ट्राई किया, लेकिन हमारी फौज ने उसको आने नहीं दिया। इस तरह बीएसएफ के इलाके में भी ये करते रहते हैं। और आजकल फ्लड्स, बारिशें हैं, फ्लड आता है, फ्लड की आड़ में कहीं कहीं टूट टाट जाए फेंस, तो उसका फायदा लेके आड़ में आते हैं, या जहां इनको नालों से फायदा होता है, रात के वक्त दिखता नहीं तो अंधेरा होता है, धुंध होती है, तो उसका फायदा लेके कोशिश करते हैं इन्फिल्ट्रेट कराने की। तो मुझे कोई बहुत अलार्मिंग मैं नहीं कहूँगा, बट यस, अलर्टनेस मेंटेन करनी चाहिए। जी, थैंक यू सर, आपने समय निकाला और ये दोनों पुलिसिंग इश्यूज पे पूरी तरह से धन्यवाद। प्रकाश डाला। थैंक यू सो मच सर।